So, in this particular lecture, we are going to study about relative atomic mass, relative molecular mass, and our very important and favorite topic, मोल कंसेप्ट. अब नाम पढ़ के आपको नहीं लग रहा है कि आपको एटम के मास को किसी से रिलेट करने की ज़रूरत है? क्या आपको नाम पढ़ के पता लग रहा है कि एटम का मास आपको किसी से रिलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है? मॉलिक्यूल के भी मास को किसी से रिलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है? फाइन, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो उन्हें नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते. तो एक बात बताओ, क्या एक सिंगल एटम और एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को मेजर कर पाना आसान बात है? ऑफ कोर्स नहीं, बट सम वे और द अदर वी हैव टू डू दैट. फाइन, उसे अगर ये किया जाए कि किसी एक सिंगल एटम का मास लाइटेस्ट एटम से कंपेयर कर लिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो लाइटेस्ट एलिमेंट से कितना गुना ज़्यादा भारी है. किया जा सकता है ना, राइट? तो लाइटेस्ट एलिमेंट क्या हाइड्रोजन है? हाँ है. तो अपना रेफरेंस हमें हाइड्रोजन को बना लेना चाहिए, राइट? बट नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हाइड्रोजन आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नाउ एवरीवन ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर आइसोटोप्स. आइसोटोप्स are atoms of the same element but with different mass number. फाइन, डेफिनेशंस आप लोग सबको अच्छे से याद होनी चाहिए. फाइन, अब हाइड्रोजन इच्छाधारी है. वो अपने मन मुताबिक कभी प्रोटियम बन जाए, कभी ड्यूटेरियम बन जाए और कभी ट्रिटियम बन जाए, जिसका एटॉमिक मास चेंज होते रहे 1, 2, 3. तो जो अपने मन मुताबिक कभी हल्का हो जाए, कभी भारी हो जाए, तो क्या उसे अपना रेफरेंस बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए ना. तो यही कारण है दैट हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस नहीं बनाया गया. फाइन, अब फिर बारी किसकी आई? ऑक्सीजन की. बट ऑक्सीजन भी इच्छाधारी निकल गया. ये भी आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा. फाइन, देखो स्टूडेंट्स, रेफरेंस किसी ऐसे एलिमेंट को बनाया जाएगा ना जो हर तरफ एक वेरीड फॉर्म में अवेलेबल हो. फाइन, तो क्या कार्बन मैक्सिमम कॉम्पोजिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो पूरे अर्थ में हर तरफ फैली हुई है, एंड कार्बन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट in all the living organisms. We all already know that. Yes, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं. फाइन, तो कार्बन को अपना रेफरेंस बना लिया गया. लेकिन आपके बुक में हमेशा कार्बन के बगल में C12 लिखी हुई क्यों होती है? तो कुछ तो खास बात रही होगी ना इस नंबर 12 की. तो वो क्या है? कार्बन भी आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. एंड व्हाट आर दोज 3 आइसोटोप्स? C12, C13 एंड C14. फाइन, अब एक बात आप लोग बताओ कि जिनके भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट हो रहे थे उन्हें तो अपना रेफरेंस नहीं बनाया गया, बट यहाँ पर कार्बन के आइसोटोप्स होने के बावजूद भी कार्बन को ही अपना रेफरेंस बनाया गया है. ऐसी क्या खास बात रही होगी कार्बन में? क्योंकि C13 आइसोटोप्स रेयर अर्थ एलिमेंट है. मतलब ये ना के बराबर अर्थ में हमें मिलती है. और C14 एक रेडियो एक्टिव
एलिमेंट है। सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हाफ लाइफ पीरियड है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये होता है, ये वो टाइम है जहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल अपने मास का आधा हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत कम टाइम में अपने पार्टिकल्स को रेडिएशन के तौर में बाहर एमिट कर देंगे। फाइन, तो इन दो आइसोटोप्स के होने के बावजूद भी कोई फर्क पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। फाइन, तो इसीलिए आर रेफरेंस इज C12 कार्बन एटम। बट एक बात हमेशा याद रखना, क्या? दैट माई रेफरेंस इज नॉट द एंटायर कार्बन एटम। अब जैसे आप लोग तरबूज खरीदने जाते हैं तो द शॉपकीपर उसमें एक पिरामिड बना करके आपको एक पिरामिड निकाल करके देता है। फाइन, तो ट्राई टू इमेजिन इन दैट फॉर्म द एंटायर कार्बन एटम इज नॉट माई रेफरेंस। We have divided the carbon atom into 12 equal parts. Okay. अब इस 12 इक्वल पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट बाहर निकाल लिया। इसको इस तरह से समझो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक केक लिया है। फाइन, आई हैव डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, सो द डिनोमिनेटर विल टॉक अबाउट द एंटायर पार्ट्स। तो 4 पार्ट में से मैंने एक पार्ट खा लिया। तो हाउ मनी पार्ट आई हैव एट? 1 out of 4. And how many parts are still left? 3 out of 4. First part, second part and third part. 3 parts out of the entire cake are still left. Fine. So if अब यहाँ पे पूरे कार्बन एटम को मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उस 12 पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट बाहर निकाल दिया। ठीक है, सो 1/12 part of C12 atom is my reference. किसका रेफरेंस है ये? अगर मुझे किसी भी सिंगल एटम का मास कंपेयर करना होगा तो मैं उसे इस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से कंपेयर करूंगी। So I am going to relate the mass of an atom of any element with 1/12 part of C12 atom. Fine. तो क्या मैं relative atomic mass के बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, कर रही हूँ। So coming back to this, I will be defining relative atomic mass, relative molecular mass. Wait. Now my reference is 1/12 part of C12 atom. So this is only equal to 1 atomic mass unit. अब अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में मेजर करना है तो आप क्या लिखेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है ना? तो इसे किसी भी सिंगल एटम के मास को कंपेयर करने के लिए अपना रेफरेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे छोटा और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बट फिर भी ये खुद में ही काफ़ी छोटी अमाउंट है। फाइन, सो हाउ आर यू गोइंग टू रिलेट दिस? 1 atomic mass unit is equals to 1.67 into 10⁻⁻24 gram. Fine. So our new reference is 1/12 mass of 1 C12 atom.
राइट। अब हम हर किसी एटम का मास इससे कंपेयर करके बताएंगे। तो क्या हम इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं? ज़रूर कह सकते हैं, बिकॉज वी आर रिलेटिंग द मास ऑफ एनी एटम विथ द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एटम कार्बन के 1/12 मास से कितना टाइम्स भारी है। फाइन, सो लेट्स डिफाइन relative atomic mass, right? So the relative atomic mass or atomic weight of an element, relative atomic mass or atomic weight of an element is the number of times one atom of the element is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times of the mass of an atom of कार्बन 12। तो क्या हम किसी भी एटम के मास को 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं ना? करेक्ट। द सेम वे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से कि सोडियम एटम का मास 23 AMU है, तो मतलब वो 23 टाइम्स हैवियर है। किससे? 23 टाइम्स हैवियर दैन 1/12 मास ऑफ C12 atom. Fine. The same way, relative molecular mass. अब ये relative molecular mass क्या है? The relative molecular mass of an element or a compound, the relative molecular mass of an element or a compound is again the number of times it is heavier than 1/12 mass of C12 atom. फाइन। तो चलो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब देखो अगेन, अगर दिक्कत हो रही है तो सुन लो। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट H2SO4। H2SO4 एक मॉलिक्यूल है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। फाइन। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये पूरा मॉलिक्यूल कितना गुना भारी है, किससे कंपेयर करके? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से। फाइन। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 AMU। फाइन। एक सल्फर का मास कितना होता है क्लास? 32 प्लस एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है, तो 4 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 4 जा 64। सो अपॉन कैलकुलेशन वी फाइंड आउट दैट द मास ऑफ one molecule of H2SO4 is 98 AMU.
मतलब ये 98 टाइम्स हेवियर है किससे? 98 टाइम्स हेवियर दैन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। फाइन। आपके बुक में जितने न्यूमेरिकल्स है उसको प्रैक्टिस करिए, और फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। फाइन। अनदर थिंग क्लास, क्या ये 23 AMU एक एटम का मास है? अगर एक एटम के मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दे, देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फाइन। कोई अंतर नहीं है, बस अगर AMU लिखी हुई है एज अ यूनिट, देन यू आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ अ सिंगल एटम। जब आप एक सिंगल एटम का मास बता रहे हैं तब आप यूनिट कौन सी यूज़ करेंगे? AMU। बट अगर आप यूनिट AMU के जगह पे ग्राम लिख देंगे तब आप उसे क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। फाइन। अब क्या 98 AMU एक मॉलिक्यूल का मास है? हाँ है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास को if molecular mass is expressed in grams, then it is known as gram molecular mass. So in this particular lecture we have spoken about relative molecular mass, relative atomic mass, and हमने रेफरेंस के बारे भी डिस्कस किया है। अब ठीक इसके बाद what am I going to discuss? Your favorite topic, your favorite concept known as mole concept. So ready? Let's get started. क्लास, अभी जस्ट हमने क्या सीखा कि सिंगल एटम का मास मेजर कैसे करेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल का मास मेजर कैसे करेंगे। बट एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल कि आप एक एक एटम को मेजर करते जाएंगे कि एक एटम का मास कितना है? तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो अगर आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल काम करना है तो एक सिंगल एटम का मास तो कैलकुलेट आप कर नहीं पा रहे, तो आपको बहुत सारे एटम्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ना, तब आप उसके मास को मेजर कर पाएंगे, राइट? राइट ना? अभी जस्ट हमने क्या सीखा था? एक और चीज़ अभी हमने सीखी थी, क्या थी? ग्राम एटॉमिक मास। अगर ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? जब आप एक सिंगल एटम का मास ग्राम में मेजर कर देंगे, इफ द मास ऑफ एन एटम इज expressed in grams, then it is known as gram atomic mass. फाइन, यही अभी हमने सीखा है। चलो, we'll take an example. Like if I am writing सोडियम, सोडियम के सिंगल एटम का मास 23 AMU है, राइट? बट AMU के जगह पर हमने क्या लिख दिया? ग्राम। तो ये क्या कहलाएगा इसका? ग्राम एटॉमिक मास, राइट और रॉन्ग? राइट। अच्छा, एक बात बताओ, ग्राम और केजी आर द यूनिट ऑफ मास फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, राइट? मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, ये
इट इज़ जस्ट एन एजम्पशन, ये नहीं भी तो 25 या फिर 20 ग्राम्स का होगा, राइट? सो यू कैन सी दिस पेन, बट क्या आप एक सिंगल सोडियम एटम को देख सकते हैं क्या? अगर ये पेन 25 ग्राम्स का है तो 23 ग्राम्स का भी ऑब्जेक्ट आपको दिखना चाहिए ना। तो कैन यू सी अ सिंगल एटम ऑफ सोडियम? ऑफ कोर्स नॉट। तो एक बात बताओ, अगर सोडियम एटम का मास मैं 23 ग्राम्स लिख रही हूँ तो क्या ये एक सिंगल एटम का मास है? राइट? सोचने वाली बात है ना। जब 25 ग्राम्स का पेन आप देख पा रहे हैं और आप सोडियम एटम का मास 23 ग्राम्स लिख रहे हैं, तो मतलब यू कैन सी अ सिंगल सोडियम एटम, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. So this 23 grams is not the mass of single atom. 23 grams is not the mass of single atom. ठीक. अब 23 ग्राम्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे सोडियम एटम्स को इकट्ठा करना होगा ना, राइट और रॉन्ग? आपने एक सोडियम एटम रखा, 23 ग्राम्स के बराबर नहीं आए. 2 सोडियम एटम रखा, वो भी 23 ग्राम्स नहीं आए. आप धीरे धीरे नंबर, यू आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स. फाइन. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दैट नंबर ऑफ सोडियम एटम will be exactly equivalent to 23 grams. ठीक है. तो वो उतना बड़ा सा नंबर, वो बहुत सारे सोडियम एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23. फाइन. इतने सारे जब आप सोडियम एटम्स को एक जगह पे कलेक्ट किए होंगे, तब जाकर के वो 23 ग्राम्स के बराबर आया होगा. फाइन. फाइन. सो दिस बिग नंबर इज नोन एज अ मोल. तो हमने इस बड़े से नंबर का नामकरण कर दिया है. ठीक वैसे ही जैसे दर्जन या फिर 12 या फिर डजन. फाइन. ये तीनों नाम 12 के आगे पीछे घूम रहा है क्या? सो एज वी हैव गिवन अ स्पेशल नेम टू द नंबर 12 known as a dozen, the same way we have named this big number as a mole. Fine. Fine. तो क्या 23 ग्राम्स एक एटम का मास है, 2 एटम का मास है, 3 एटम का मास है? नहीं, वो इतने सारे एटम्स का मास है. तो क्या इसे मैं मोलार मास कह सकती हूं? यस. सो इफ यू आर यूजिंग द यूनिट एज ग्राम्स टू मेंशन अबाउट द मास ऑफ एन एटम या फिर to mention the mass of an element, then you are mentioning about its molar mass. Fine. अगर आप ग्राम यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट का मास लिखने के लिए, तो आप उस एलिमेंट के सिंगल एटम का मास नहीं लिख रहे हैं. एक सिंगल एटम का मास नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे एटम्स का मास आप लिख रहे हैं. फाइन. फाइन. सो इफ यू आर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, देन यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इट्स मोलार मास. मोलार मास का मतलब सिंगल एटम का मास नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे एटम्स का मास लिख रहे हैं. फाइन. क्या आप लोग को नहीं जानना है कि इतना बड़ा सा नंबर आया तो आया कहाँ से? नहीं पूछना है?
चलो अभी हमारा रेफरेंस कौन था? C12, राइट? अब एवरीथिंग विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस C12 कार्बन एटम ओनली, ठीक है? तो कार्बन C12 कार्बन एटम आप कलेक्ट करते गए, फाइन, लेकिन इतने सारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 को जब आपने कलेक्ट किया, तब जा कर के ये 12 ग्राम्स ऑफ C12 एटम्स बनाया, फाइन। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स मिला करके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने नंबर ऑफ एटम्स को कलेक्ट करके 12 ग्राम या फिर 12 ग्राम्स ऑफ C12 एटम्स बने, तो उतने सारे एटम्स को क्या कहते हैं? 1 मोल। सो हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन अ मोल? A mole is the amount of pure substance containing the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12. Fine. This is how you are going to define a mole. I am explaining. एक मोल उतने नंबर ऑफ एटम्स है जिसके वजह से C12 कार्बन एटम का 12 ग्राम बना, फाइन। सो टू फॉर्म 12 grams of C12 carbon atoms, the number of atoms that were required is known as 1 mole, fine. How are we going to represent a mole? 1 mole is 6.022 into 10⁻23 atoms. अब this big number can be used for atoms also, for molecules also, as well as for ions, right? If I say, अगर मैं डजन बोलूँ तो आपके दिमाग में 12 एग्स आएंगे या फिर 12 पेंसिल्स आएंगे? नहीं। जैसे ही मैं डजन बोलूँगी, द नंबर 12 शुड स्ट्राइक योर ब्रेन। आपको स्पेसिफिकली 12 एग्स नहीं सोचना है, फाइन। अब ठीक वैसे ही जैसे ही मैं 1 मोल बोलूँ तो आपके दिमाग में सिर्फ इतने बड़ी सी नंबर आनी चाहिए। आप उसको स्पेसिफिकली एटम से रिलेट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि दिस बिग नंबर कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ दीज 3 मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक एंटिटीज, ठीक है। दिस बिग नंबर इज अ कांस्टेंट, सो इट इज नोन एज Avogadro's कांस्टेंट, ठीक है। वी विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ Na, ठीक है। इसको अब ऐसे समझते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस है, गैस का मतलब क्या है? दैट ऑक्सीजन इज एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो क्या ऑक्सीजन का एटम एग्जिस्ट कर पाएगा क्या इंडिपेंडेंटली? ऑफ कोर्स नॉट। सो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल, फाइन। इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन के
मॉलिक्यूल्स है। कितने हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। फाइन। अब इसको ऐसे समझो, क्या इस कंटेनर में सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा? नहीं। क्या 2 मॉलिक्यूल होगा? नहीं। क्या 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। देयर वुड बी अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। राइट और रॉन्ग? राइट। एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 AMU होता है। हाँ, होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 16 2 ज़ा 32 AMU। फाइन। बट इस कंटेनर के अंदर तो सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है ना, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। फाइन। फाइन। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस कंटेनर के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 1 मोल मतलब दिमाग में कौन सा नंबर स्ट्राइक करना चाहिए? दिस बिग नंबर। मतलब इस कंटेनर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। फाइन। फाइन। तो क्या इसे 32 ग्राम्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अगर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास 32 AMU लिख रहे हैं तो बहुत सारे, मतलब 1 मोल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम्स लिख सकते हैं ना। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर यूनिट ग्राम या फिर केजी में लिख रहे हैं तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास कभी भी ग्राम में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। फाइन। तो बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास को ही ना आप ग्राम में लिख सकते हैं। राइट। तो दिस इज नोन एज मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर क्वेश्चन में गैस का मेंशन किया गया होगा तो आप उसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही कंसिडर करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि गैस का मतलब क्या होगा कि इट इज़ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। अब आपके एटमॉस्फेयर में भी तो ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है, तो क्या आप ऑक्सीजन के एटम्स को ब्रीद इन कर रहे हैं? बिकॉज ऑक्सीजन का एटम स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज़ कंबाइनिंग विथ अनदर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो यू आर एक्चुअली ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन गैस। ठीक वही चीज़ अगेन आई एम राइटिंग हियर, नाइट्रोजन गैस। एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 28 AMU। फाइन। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में, अगर क्या एटमॉस्फेयर में तो सिर्फ एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक। कंसिडर कर लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 28 ग्राम। फाइन। तो क्या 28 ग्राम मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है ना? तो इसे ही ध्यान में रख करके हमें मोलार वॉल्यूम भी डिस्कस कर लेना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों पर डिपेंड करती है। राइट। और ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस ही है। फाइन। तो मोलार मास of gas will occupy 22.4 लीटर्स। अब यहाँ पे भी, अब देखो प्रेशर चेंज होते जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगी,
टेम्परेचर चेंज होती जाएगी तो वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर लेना चाहिए ना। फिक्स का मतलब कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेनी चाहिए ना, बिकॉज हर बारी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होती जाएगी तो वॉल्यूम तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो एक रेफरेंस सेट कर लेना चाहिए। इसी प्रेशर पर या फिर इसी टेम्परेचर पर हमें वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है। फाइन। सो व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? व्हाट इज दैट? प्रेशर इज 1 atmospheric pressure and temperature 0 degree Celsius. Fine. So molar mass of gas will occupy 22.4 liters but at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. Fine. So this we have discussed about molar volume, molar mass. फाइन। मोलार मास, जैसे मास का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितने कंटेंट है। जब आप 1 मोल का मास बताएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? मोलार मास। फाइन। मोलार मास ऑफ अ गैस जितना जगह ऑक्यूपाई करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। फाइन। सो इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस will occupy 22.4 लीटर्स। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा? 1 मोल, अगेन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास नहीं लिखना है, बहुत सारे ऑक्सीजन गैस का मास लिखना है। दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। फाइन। अगेन, अच्छा, अगर इसी में ही मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूँ दैट फाइंड द वॉल्यूम occupied by 64 grams of oxygen gas. अगेन ऑक्सीजन गैस का मेंशन किया है हमने, तो क्या कंसिडर करना है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। फाइन। अब आपको वॉल्यूम और ग्राम्स के बीच में रिलेशन बैठानी है ना, तो आपको ऑलरेडी क्या पता है? दैट 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। ये तो आपको ऑलरेडी अभी पता है ना। कैसे पता है? अभी आपने पढ़ा कि मोलार मास ऑफ अ गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट STP। अभी ठीक है? अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है दैट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन। तो हमें ऑलरेडी ये पता है ना दैट मोलार मास ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। फाइन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना? यूनिटरी मेथड 22.4 डिवाइडेड बाय 32 लीटर्स। फाइन। तो 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाई करेगा? लीटर्स। फाइन। डू आई नीड टू सॉल्व इट? $44.4 liters. Students,
आई एम योर केमिस्ट्री टीचर, आई एम नॉट योर मैथ्स टीचर, आई कैन नहीं, फिर भी मैं मिस्टेक्स नहीं करूँगी. फाइन, यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन योर कैलकुलेशन. सो योर आंसर वुड बी 44.8 लीटर्स. तो आई होप ये मोल कंसेप्ट जितना डरावना आपको लगता है उतना अब नहीं लगेगा. फाइन, द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर एफिशिएंट यू विल बिकम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो आई होप आप लोग सब अपने प्रिपरेशंस और अच्छे से करेंगे. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स. आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू.